अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से बूटस्ट्रैप 4 की इस क्रैश कोर्स सीरीज के पार्ट 3 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस बूटस्ट्रैप 4 के क्रैश कोर्स में हम सीखेंगे कि जो बूटस्ट्रैप 4 के अंदर यूटिलिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं और उनकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है और किस तरीके से हम उन यूटिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए अपने बूटस्ट्रैप वेबसाइट या अपनी बूटस्ट्रैप लेआउट को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा CSS। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बूटस्ट्रैप 4 के क्रैश कोर्स को। तो दोस्तों, इस वक्त मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप 4 की ऑफिशियल वेबसाइट getbootstrap.com पर मौजूद हूँ, जो कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की डॉक्यूमेंटेशन और एग्जांपल्स आपको प्रोवाइड करता है, जिनको इस्तेमाल करते हुए आप क्विकली अपनी वेबसाइट का लेआउट, मॉकअप या जो भी आप एक कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहे हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं और उसमें हमने सीख लिया था कि ग्रिड लेआउट क्या होता है और किस तरीके से हम हेल्पर क्लासेस को इस्तेमाल करते हुए ग्रिड लेआउट को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि कंटेंट लेआउट्स, जो बूटस्ट्रैप के अंदर कंटेंट्स हम ऐड करते हैं, इमेजेस वगैरह, टेबल्स वगैरह, पैराग्राफ्स वगैरह, लिस्ट्स वगैरह या हेडिंग्स वगैरह ऐड करते हैं, उनको किन किन क्लासेस की मदद से, जो बेसिक क्लासेस है उनकी मदद से हम उनको हैंडल कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं इनसाइड बूटस्ट्रैप 4। तो आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे यूटिलिटी क्लासेस की, जिनकी मदद से हम अपने उन कंटेंट लेआउट को या उस ग्रिड को मैनेज कर सकते हैं प्रॉपरली, उसकी लुक एंड फील को एनहेंस कर सकते हैं, उसको बेटर डिस्प्ले कर सकते हैं यूजिंग दीज काइंड्स ऑफ यूटिलिटीज। तो चलिए हम यूटिलिटीज टैब पर चलते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी यूटिलिटीज है, उनका बेसिक मकसद क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखें लेफ्ट साइड पर, यहाँ पर तो हमारे पास सबसे पहली जो यूटिलिटी मौजूद है वो बॉर्डर्स है। तो बेसिकली ये अल्फाबेटिकली जो है ऑर्डर में है, इसलिए बॉर्डर सबसे टॉप पे है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि बॉर्डर इज बेटर देन अदर्स, लेकिन सबसे ऊपर बॉर्डर यूटिलिटीज में होने का मतलब ये है कि ये अल्फाबेटिकली एक लेआउट में इन्होंने इसको मैनेज किया। सो बी के बाद C, उसके बाद DEFGHI JKLMNOPQRSTUV और उसके बाद लास्ट में हमारे पास है विजिबिलिटी V, राइट। तो ये इसलिए यहाँ पर इस तरीके से नजर आ रहा है। आप इसको किसी भी तरतीब से देख सकते हैं और अपने लेआउट के मुताबिक उस यूटिलिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बॉर्डर्स की। तो यहाँ पर इस वक्त मैं अपने VS कोड के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं इसको ख़त्म करके अब यहाँ पर हम एक कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं बूटस्ट्रैप का। तो सबसे पहले कंटेनर लगाते हैं, फिर इसके अंदर रो लगाते हैं, उसके अंदर कॉल MD के साथ हम 3 जो है वो रोज लगा लेते हैं। सो इसमें हम लिख लेते हैं कॉल MD4, कॉल MD4 और कॉल MD4। ये हमने सेव किया। तो यहाँ पर अब हम हमारे पास ये देख सकते हैं कि कॉल MD4 के 3 कॉलम्स एक रो में क्रिएट हो चुके हैं। अब सिंपली अगर हमने इस पे बॉर्डर ऐड करना है तो यहाँ पर हम लिख देंगे बॉर्डर, हमें बॉर्डर चाहिए सी, ठीक है, तो बॉर्डर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो देख सकते हैं कि तमाम जो भी कॉलम्स हैं उनके साथ बॉर्डर लग चुका है। इसको मैं यहाँ पर रो को मार्जिन टॉप दे देता हूँ 4, ताकि थोड़ा सा टॉप से नीचे आ जाए। तो ये देखिए अब यहाँ पे ये MT4 बेसिकली मार्जिन टॉप है। इस तरह की हमारे पास काफ़ी सारी हेल्पर क्लासेस है। अभी हम यूटिलिटी क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो इस पर भी मैं बात करूँगा जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हमें। सो MT-4 की मदद से हम मार्जिन टॉप दे सकते हैं और ये 40%। आई थिंक ये जो मार्जिन 4 होता है ये बेसिकली हमारे पास 1.5 रैम है। तो MT4 है या MY4 है, तो ये हर एक को 1.5 रैम दे देता है। इतना ही मतलब जितने भी आपके पिक्सल्स हैं उसको 1.5 रैम से मल्टीप्लाई करके उसको कन्वर्ट कर देता है हमारे पास कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज में।
तो यहाँ पर हमारे पास कॉल MD4 के साथ हम बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसके अलावा हम अगर बॉर्डर यूज़ किसी एक एरिया में, जैसे हम टॉप पे बॉर्डर नहीं चाह रहे, इसके और इसके बॉटम में नहीं चाह रहे और इसकी राइट साइड पर बॉर्डर नहीं चाह रहे, तो हमारे पास एक और क्लास है यूटिलिटी की बॉर्डर। अब टॉप पे हम इसको 0 कर देते हैं, बॉर्डर बॉटम 0 कर देते हैं और बॉर्डर राइट 0 कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि इसके टॉप पर बॉर्डर नहीं है, इसके बॉटम पर बॉर्डर नहीं है, और अगेन हम इस पे टॉप कर देते हैं, ठीक है, टॉप बॉटम टॉप। तो ये देखिए एक किस्म का हमारे पास लेआउट बन गया। अब इसमें यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये इस तरह की रो आ रही। अगर मैं इसको भी ख़त्म करना चाहूँ और इसको भी, सो फर्स्ट वाले को हम क्या देते हैं, बॉर्डर लेफ्ट 0 और लास्ट वाले को कह देंगे बॉर्डर राइट 0। तो देखिए हमारे पास ये कुछ इस किस्म का लेआउट बन जाएगा, जो कि एक आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास नज़र आ रहा है। तो अगर हम इसकी हाइट इंक्रीज़ करेंगे तो डेफिनेटली ये जो है हमारे पास और ज़्यादा एक लेआउट सा नज़र आएगा। इसी तरीके से हम इसके नीचे अगर एक और लगाते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर भी आ गया। अब इसको मैं रिवर्स कर सकता हूँ, ठीक है। रिवर्स किस तरह करूँगा, जहाँ पर मैंने बॉर्डर लगाया है लेफ़्ट 0 तो लेफ़्ट रखना है, इसको बॉर्डर बॉटम 0 कर देता हूँ, इसको बॉर्डर टॉप 0 कर देता हूँ और इसको बॉर्डर बॉटम 0 कर देता हूँ। तो मैंने रिवर्स कर दिया। सो ये देखिए अब हमारे पास कुछ इस किस्म की शेप जो है वो बन चुकी है। सो बॉर्डर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास इसके अंदर। इसके अलावा हम अगर बॉर्डर को कॉर्नर देना चाह रहे हैं तो भी हम दे सकते हैं। सो जैसे मैं इसको ख़त्म करता हूँ, यहाँ से इसको भी ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर मैं डॉट कॉल MD6/2 लगा देता हूँ। सो कॉल MD6 और कॉल MD6। अब हमारे पास एक रो में 2 कॉलम्स आ चुके हैं। सो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इसको बॉर्डर को जो है वो लगाना चाह रहा हूँ, लेकिन बॉर्डर का कलर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो जैसे आप जानते हैं कि बूटस्ट्रैप के अंदर 4 हमारे पास बेसिक कलर मौजूद हैं। पहला कलर है प्राइमरी, जो कि नॉर्मली ब्लू कलर होता है, फिर वार्निंग येलोइश सा कलर होता है, इन्फो ब्लूइश सा कलर होता है, डेंजर जो है वो रेड सा कलर होता है, रेडिश कलर होता है। इसके अलावा डार्क और लाइट के हिसाब से भी हमारे पास कि डार्क कौन सा है और लाइट कौन सा है वो भी मौजूद है। जैसे मैं यहाँ पर BG डार्क कर देता हूँ। सो बॉर्डर डेंजर मैंने लगाया और देखिए मैंने इसका बैक BG जो है वो डार्क कर दिया और इसके बाद मैं टेक्स्ट को लाइट कर देता हूँ। तो देखिए बैकग्राउंड हो गया हमारे पास डार्क और जो है फ़ॉन्ट का कलर हो गया लाइट। तो इस तरीके से ये हमारे पास 2 एक्स्ट्रा BG डार्क और BG लाइट। सो मैं अगर BG लाइट करता हूँ तो हमारा ये जो बैकग्राउंड है ये बिल्कुल लाइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें और इसमें डिफरेंस है। इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है और जो बॉडी का बैकग्राउंड है वही इसमें नज़र आ रहा है, जबकि इसमें हमारे पास एक ग्रे सा लाइट सा कलर नज़र आ रहा है। सो इस तरीके से हम बॉर्डर्स को जो है वो कलर्स भी दे सकते हैं। बॉर्डर डेंजर है हमारे पास, बॉर्डर इन्फो है, फिर इसके बाद अगर मैं इसको 4/3 कर देता हूँ, एक दफ़ा और कॉपी कर लेता हूँ और डेंजर की बजाय प्राइमरी यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं वार्निंग यूज़ कर लेता हूँ। जी 4 हमारे पास बेसिक बॉर्डर्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बॉर्डर मैं लिखना भूल गया, क्योंकि जब आपने इसको कलर देना है तो इसमें बॉर्डर तो लाजमी होना चाहिए हमारे पास। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो बॉर्डर जो है वो उसी कलर्स में आ रहे हैं जो मैंने कहा था। ये डेंजर है, ये इन्फो है, ये प्राइमरी है और ये हमारे पास वार्निंग है। इसी तरीके से अगर आप इसमें बॉर्डर में वार्निंग के अलावा इसके अलावा इनमें आप शेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट राउंडेड बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर आएँ तो ये देखिए बॉर्डर कलर आ गए। इसके बाद बॉर्डर को रेडियस दे सकते हैं। सो बॉर्डर रेडियस देने के लिए हमारे पास ये वाली क्लासेस हैं राउंडेड के साथ, मतलब उसमें फिर हमें बॉर्डर यूज़ नहीं करना पड़ता बल्कि हम यहाँ पर राउंडेड यूज़ करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो राउंडेड शेप। अब ये चूँकि राउंडेड इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पर नॉर्मली ये हम इमेजेस में यूज़ करते हैं। सो बॉर्डर जब हम यूज़ करते हैं और उसके साथ राउंडेड यूज़ करते हैं तो इसमें आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉर्डर के साथ राउंडेड जो है वो शेप्स ही नज़र आ रही होगी।
ठीक है। इसके अलावा हम बॉर्डर, इसके बाद यहाँ पर अगर बॉर्डर इन्फो और राउंडेड की बजाय राउंडेड पिल यूज़ कर लेते हैं, सॉरी राउंडेड पिल है और राउंडेड पिल ही है। सो राउंडेड पिल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसका जो बॉर्डर है उसको हम थोड़ा सा इस तरीके से पिल की शक्ल में अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैंने इसको बॉर्डर पिल दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास अब देखेंगे कि बॉर्डर पिल की क्लास जो है वो बॉर्डर, सॉरी राउंडर पिल मैंने लिख दिया, राउंडेड पिल है, सॉरी। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अब राउंडेड पिल आ गया। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर राउंडेड सर्कल भी मौजूद है। सो यहाँ पर हम राउंडेड सर्कल भी दे सकते हैं। सो ये हमारे पास, ये देखिए सर्कल, अब ये सर्कल क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा है तो इसलिए ये सर्कल ओवल सा नज़र आ रहा होगा। तो हमेशा जो राउंडेड सर्कल है वो हम उस पर अप्लाई करेंगे जिसमें हमारे पास विड्थ और हाइट जो है वो इक्वल होगी। नॉर्मली जैसे अगर हम एक इमेज यूज़ करते हैं 200 बाई 200 का, उस पर अगर हम राउंडेड लगाते हैं तो वो बिल्कुल राउंड होगा, जिस तरीके से आपको यहाँ पर ये राउंडेड नज़र आ रहा है। तो इसी तरीके से हम राउंडेड टॉप लगा सकते हैं, राउंडेड बॉटम लगा सकते हैं, राउंडेड, मतलब हमारे पास डिफरेंट राउंडेड की क्लासेस हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पर अब वो कह रहा है कि यूज़ राउंडेड LG और SM फॉर लार्जर और स्मॉलर बॉर्डर रेडियस। सो मतलब अगर आप इसको इंक्रीज करना चाह रहे हैं राउंडेड बॉर्डर को, तो आप राउंडेड LG भी लगा सकते हैं। सो राउंडेड LG लगाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा जो बॉर्डर रेडियस है, और राउंडेड SM लगाएंगे तो ये हमारे पास छोटा हो जाएगा। ये जो राउंडेड है कॉर्नर्स हैं ये छोटे हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम ये यूटिलिटी क्लास जो बॉर्डर की यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास लिमिटेड से क्लासेस मौजूद हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर बॉर्डर डार्क और बॉर्डर वाइट भी मौजूद है, जो कि ये है हमारे पास बॉर्डर डार्क और ये है बॉर्डर वाइट। मतलब मैंने BG डार्क किया था तो हम यहाँ पर बॉर्डर डार्क भी कर सकते हैं। तो बॉर्डर डार्क करेंगे तो ये देखिए ये डार्क कलर में हमारे पास बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। सो इस तरीके से हम बॉर्डर को यूज़ कर सकते हैं, अपने बॉर्डर यूटिलिटीज़ को अपने बूटस्ट्रैप के प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लिस्ट में हमारे पास है क्लियर फिक्स। सो क्लियर फिक्स क्या करता है? क्लियर फिक्स बेसिकली कंटेंट्स के जो फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं, फ्लोट अगर हम करते हैं कुछ एलिमेंट्स को, और उसकी वजह से अगर किसी भी एलिमेंट में अगर हम उसको फ्लोट कर रहे हैं और उसका जो पेरेंट है उसको कोई हमने बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड इमेज दिया हुआ है तो वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्लियर फिक्स का यूज़ करते हैं उसके पेरेंट के साथ। सपोज मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसका बैकग्राउंड जो है वो डेंजर है। तो ये बैकग्राउंड अभी आपको यहाँ पर बिल्कुल नज़र नहीं आएगा क्योंकि इस पर कोई कंटेंट नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक कंटेंट ऐड कर देता हूँ, मैं बटन, एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ। चलो बटन ऐड कर देते हैं, एक बटन, क्योंकि बटन की एक मखसूस विड्थ और हाइट होती है। तो मैं 2 बटन्स यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और इसको मैं बटन $0 कह देता हूँ ताकि 0102 लिखा हुआ है। तो ये देखिए मैंने 2 बटन्स लगा दिए। तो जैसे ही मैंने 2 बटन्स लगाए हमारे कंटेनर ने ऑटोमेटिकली फुल विड्थ ले ली। ठीक है, हमारा जो कंटेनर है उसकी विड्थ जो है वो 100% हो गई है। ये देखिए मैक्स विड्थ 100% और विड्थ इसकी 100% हो चुकी है। और इसके अंदर जो बटन्स हमने यूज़ किए हैं ये देख सकते हैं, इनको यूज़ करते ही हमारे पास बैकग्राउंड वापस आ चुका है। तो लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारा ये जो बटन 01 है ये इस साइड पर हो, बटन 02 इस साइड पर हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं करता हूँ यहाँ पर इस बटन को एक क्लास दे देता हूँ फ्लोट लेफ्ट, ताकि ये लेफ्ट पर रहे, और इसको क्लास दे देते हैं फ्लोट राइट। जैसे ही मैंने इनको फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट दिया हमारा कलर जो है बैकग्राउंड कलर वो ख़त्म हो चुका है। अब हुआ क्या है, बेसिकली हुआ ये है कि जैसे ही हमने इसको फ्लोट पॉइंट दिए हमारे ये जो एलिमेंट्स हैं ये उस कंटेनर से बाहर आ चुके हैं। मतलब कंटेनर मौजूद है, जैसे इस तरीके से कंटेनर ये मौजूद है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, मैं इन दोनों को अगर ख़त्म करता हूँ तो अब इसमें सिचुएशन ये वाली हो गई है कि इसमें कंटेनर हमारे पास मौजूद है लेकिन उसकी विड्थ जो है वो 0 है। 100% तो ज़रूर है लेकिन इसमें चूँकि कंटेंट मौजूद नहीं है कोई भी, तो वो 0 हो चुका और बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा। इस सिचुएशन में ये देखिए यहाँ पर मैं इसको बटन्स को ऐड कर रहा हूँ तो भी ये सिचुएशन वही है। फ्लोटिंग लगाने से हमारा जो ये स्पेस है, ये दोनों बटन उस कंटेनर की स्पेस से बाहर आ चुके हैं।
तो यहाँ पर इस लेआउट को हैंडल करने के लिए हमारे पास इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्लियर फिक्स मौजूद है। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लियर फिक्स लिख के एंड सेव किया, हमारा जो बैकग्राउंड है वो वापस आ चुका है। मतलब इस क्लियर फिक्स ने क्या किया, यहाँ पर उसने हमें बताया हुआ है कि इसने सबसे पहले तो डिस्प्ले उसको कर दिया ब्लॉक, जो भी कंटेनर है जिसमें हमने क्लियर फिक्स यूज़ किया उसको ब्लॉक कर दिया, उसके कंटेंट का कुछ ऐड कर दिया। एम्प्टी का मतलब है कि कुछ ऐड, और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लियर बोथ है वो उसने इस पर अप्लाई किया। सो क्लियर बोथ करने की वजह से ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं ये अब बैकग्राउंड रेड के साथ हमें नज़र आना शुरू हो गए। तो ये है हमारे पास क्लियर फिक्स। तो जहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पर आपने एलिमेंट्स को फ्लोट किया हो और उसके बाद उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो, या बैकग्राउंड इमेज भी हो सकता है, वो ख़त्म हो जाए, तो वहाँ पर आपने उस पेरेंट के जहाँ पर आपने वो कलर यूज़ किया या इमेज यूज़ किया उस पेरेंट में क्लियर फिक्स की बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ कर लें और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो क्लियर फिक्स के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास यूटिलिटी है वो है क्लास क्लोज आइकन। क्लोज आइकन सिंपल एक क्लास है जिसकी मदद से हम एक ऐसा बटन ऐड कर सकते हैं जो कि क्लोज का रिप्रेजेंट करता है, ये क्लोज का इस तरीके से। तो इसका यूजेज क्या है, मतलब इस पर हम चाहते हैं कि जब हम क्लिक करें तो हमारा जो भी वो बॉक्स है वो क्लोज हो जाए। सपोज मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर, या मैं इसको ख़त्म करता हूँ बल्कि नीचे लगा लेते हैं, यहाँ पर एक कंटेनर और यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर हमने एक पैराग्राफ ऐड किया जिसकी क्लास अलर्ट डॉट अलर्ट इन्फो है, और उसके अंदर लिखा है यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द टास्क। सो अलर्ट और अलर्ट इन्फो हमारे पास एक क्लासेस हैं जिनकी मदद से हम अपने कुछ इंफॉर्मेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे ये हमने डिज़ाइन किया। सो यू हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली कंप्लीटेड द टास्क। अब मैं अगर पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये अगेन हमें नज़र आएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके साथ यहाँ पर एक क्लोज का बटन आ जाए और जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँ तो ये जो हमारे पास इन्फो है ये हाइड हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस बटन की क्लास को ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसको मैं कॉपी करूँ अगर, और कॉपी करने के बाद इस P के बाहर मैं इसको, बल्कि इसके अंदर ही मैं इसको यहाँ पर P के अंदर ही मैं ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में इसको ऐड कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि उसने यहाँ पर एक बटन ऐड कर दिया। अब इस बटन को मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा। इसकी रीज़न ये है कि सर्टन और क्लासेस हमें चाहिए, मतलब यहाँ पर हमने एरिया लेबल क्लोज दिया हुआ है, क्लास इसको क्लोज दी हुई है जिसकी वजह से ये डिस्प्ले हो रहा है, और एरिया लेबल जो है ये इस वजह से है कि जब आप इसको किसी टैबलेट वगैरह ऐसी स्क्रीन पर यूज़ करें जहाँ पर बटन्स वगैरह नहीं सिर्फ टेक्स्ट डिस्प्ले हो, तो वहाँ पर एरिया लेबल जो है क्लोज लिखा हुआ खुद बहुत आ जाएगा। सो एरिया हिडन जो है वो ट्रू हो जाएगा, मतलब ये पूरा बटन हाइड हो जाएगा, सिर्फ क्लोज लिखा हुआ हमें नज़र आएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है ये P जो क्लास हमने लगाई ये हाइड हो जाए, ठीक है, बटन पे क्लिक करने से। तो यहाँ पर सिंपली हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पर एक क्लास ऐड करनी होगी और उस क्लास की मदद से हम इसको आसानी के साथ हाइड कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। एक दूसरा इसका तरीका ये है कि हम यहाँ पर एक क्लास लगाइए क्लोज। तो मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर आता हूँ, यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट ऐड करता हूँ, ये एक और तरीका। और यहाँ पर $साइन फंक्शन लिखता हूँ ताकि jQuery जब इनिशियलाइज हो तो उसके बाद ये फंक्शन करें। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ $साइन डॉट क्लोज डॉट ऑन क्लिक, कि जब हम इस पर क्लिक करें क्लोज वाले पर तो ये क्या करे। सो $साइन डॉट क्लोज ऑन क्लिक फंक्शन पे $साइन डॉट अलर्ट और ब्रैकेट के अंदर हम पास कर देंगे क्लोज। सो ये अलर्ट जो है ये बूटस्ट्रैप का फंक्शन है, ये jQuery का फंक्शन नहीं है, बल्कि जो हमने bootstrap.min.js ऐड किया है ये उसका फंक्शन है जो कि किसी भी अलर्ट मैसेजेस को डिस्प्ले और हाइड करने के लिए यूज़ होता है। सो ये मैंने लिखा और इसको पेज को एक दफ़ा फिर रीलोड कर लेते हैं और मैं अब यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करता हूँ। सो जैसे ही मैंने क्लिक किया वो हाइड हो गया, मतलब वो क्लोज हो गया हमारा। मैं रीलोड करूँगा दोबारा आ गया, मैं इस पर क्लिक करके इसको दोबारा क्लोज कर सकता हूँ। तो ये इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इसके अलावा हमारे पास जो है वो एक और क्लास भी मौजूद है जिसकी मदद से हम जो है वो इसको क्लोज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले अलर्ट डिसमिसेबल हमें ऐड करना होगा। सो डिसमिसेबल, सो इसका मतलब है कि ये क्लास जो है ये डिसमिसेबल है। अब हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया, मतलब इसमें हमने अभी
एक और क्लास जो है वो ऐड नहीं की, वो है रोल इज इक्वल टू अलर्ट। अब मैंने जब इसको रोल अलर्ट दिया तो इसने वही काम किया, मतलब डॉलर साइन डॉट क्लोज ऑन क्लिक और फंक्शन, और उसके अंदर डॉलर साइन डॉट क्लोज को डॉट अलर्ट क्लोज कर दिया। सो सेव किया, इसको रीलोड करते हैं हम, और इसको मैं अब क्लिक करता हूँ। सो एरिया रोल इज इक्वल टू अलर्ट दे दिया हमने। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर एरिया डिसमिस देना है और इज इक्वल टू अलर्ट दे देना। सो यहाँ पर हमने एरिया डिसमिस दे दिया और इसको बता दिया कि इसको क्लोज करना है। एरिया डिसमिस है, आई थिंक यहाँ पर एरिया नहीं, सॉरी, ये हमारे पास है आई थिंक डाटा डिसमिस है। सो डाटा डिसमिस इज इक्वल टू ये जो कुछ आपने रोल में टाइप किया वो यहाँ पर दे देंगे। बेटर है कि अलर्ट ही यूज़ करें। सो यहाँ पर अब हमने इसको रीलोड किया, और जब मैं इसको अब क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये वही फंक्शन परफॉर्म कर दिया इसने विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा जावास्क्रिप्ट। तो चूंकि यूटिलिटीज़ को हम पढ़ रहे थे, अभी जावास्क्रिप्ट पे नहीं आए, इसकी जावास्क्रिप्ट के अंदर बेशुमार क्लासेस है, तो ये मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया कि डाटा डिसमिस ऐड करें यहाँ पर और रोल यहाँ पर अलर्ट ऐड कर दें। तो इस तरीके से हम इसको आसानी के साथ जो है वो अलाइन कर सकते हैं, क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास क्लोज की फंक्शनैलिटी। तो क्लोज आइकन के बाद हमारे पास कलर्स हैं। तो कलर्स में डेफिनेटली हम जो है कन्वे मीनिंग थ्रू कलर विद अ हैंडफुल ऑफ कलर यूटिलिटी क्लासेस इंक्लूडिंग सपोर्ट फॉर स्टाइलिंग लिंक्स विद होवर स्टेट्स टू। सो यहाँ पर कलर्स की मदद से हम डिफरेंट जो टेक्स्ट कलर्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। कलर्स के अलावा हम उनका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, और बैकग्राउंड कलर के अलावा हम उस पर ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रेडियंट्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे बूटस्ट्रैप के अंदर डिसेबल्ड होता है। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन enabled gradient is set to true, default is false, you can use bg gradient dash utility। सो ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये फॉल्स होता है। मतलब मैंने अभी चूँकि डिफ़ॉल्ट CSS min.css यूज़ किया तो इसलिए ये अनेबल नहीं है ग्रेडियंट। अगर मैं इसमें अनेबल करना चाह रहा हूँ तो अनेबल ग्रेडियंट मुझे ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, डॉलर साइन अनेबल ग्रेडियंट्स अगर मैं यहाँ पर अपनी क्लास में आता हूँ तो यहाँ एक तो यहाँ पर हमारे पास एक देख सकते हैं कि एक बेशुमार डिफ़ॉल्ट कलर्स यहाँ पर डिफाइन है। फिर सैस के अंदर ये हम आगे चल के मैं देखूंगा, अगर टाइम हुआ तो मैं आपको बता दूंगा कैसे कंपाइल करते हैं अपनी मर्जी से, कलर्स कैसे चेंज करते हैं स्पेसिफिक वेबसाइट्स के लिए, वो भी मैं आपको एक ट्यूटोरियल बना दूंगा। सो ये हमारे पास है कलर्स, डिफरेंट कलर्स और बैकग्राउंड कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल टेक्स्ट क्लासेस हैं और उनके साथ आप प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेस वगैरह लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डिस्प्ले। सो डिस्प्ले की मदद से हम जो अपने लेआउट है उसका डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिस्प्ले से मुराद क्या है, आपने अगर CSS यूज़ किया होगा तो उसके अंदर आपको पता होगा कि डिस्प्ले हम ब्लॉक कर सकते हैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर सकते हैं, डिस्प्ले इनलाइन कर सकते हैं, डिस्प्ले हम इसको डिफरेंट मतलब हमारे पास डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट उसने बताया हुआ कि वैल्यू जैसे डिस्प्ले नन है, डिस्प्ले इनलाइन है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, टेबल सेल, टेबल रो, फ्लैक्स, इनलाइन फ्लैक्स, और इसके अलावा डिस्प्ले ग्रिड भी हम कर सकते हैं। अब चूँकि बूटस्ट्रैप जो है वो यूज़ नहीं कर रहा ग्रिड सिस्टम को, तो इसलिए उसने यहाँ पर डिस्प्ले ग्रिड को इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ग्रिड की हमारे पास डिस्प्ले प्रॉपर्टी मौजूद है वो, लेकिन हम बूटस्ट्रैप के साथ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बूटस्ट्रैप फ्लैक्स बॉक्स को सपोर्ट करता है। तो इसको यूज़ करने के, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज़ करने के दो तरीके हैं। एक तो डी डैश लिखेंगे आप, उसके बाद आप जो भी इस वैल्यूज़ में से वैल्यूज़ देंगे तो उस एलिमेंट का जो स्टाइल है वो वाला, उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी वो वाली सेट हो जाएगी। इसके अलावा आप सर्टन जो ब्रेक पॉइंट्स हैं SM, LG, MD, XL, उनको भी यूज़ करके जब जो भी वैल्यू देंगे तो उस लेवल पर वो अप्लाई हो जाएगा डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अब कहने का मकसद मेरा क्या है, मैं यहाँ पर इसको क्लियर करता हूँ स्क्रीन को यहाँ पर सारी। तो यहाँ पर सपोज कीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर रो है। अब रो के अंदर हमारे पास यहाँ पर कॉल MD 3x4 और कॉल MD डैश $, ये हमारे पास जो है वो सॉरी ये डॉट लिखना था मैंने यहाँ पर। सो ये हमारे पास
4 क्लासेस हैं। कॉल MD3, कॉल MD3 के मकसद से हमने यहाँ पर ये अभी यहाँ पर ये बूट्स रोज मैंने लिख दिया, रो है। तो ये देखिए हमारे पास एक रो में 4 कॉलम्स आ गए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये चारों कॉलम्स आए ब्लॉक की सूरत में। सो यहाँ पर मैं D डैश ब्लॉक कर दूंगा। जैसे मैंने डिस्प्ले ब्लॉक किया, अब जो डिफ़ॉल्ट रो की प्रॉपर्टी है डिस्प्ले फ्लेक्स, वो ओवरराइड हो जाएगी और उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं अगर आता हूँ रो में, तो देखिए यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स था, बाय डिफ़ॉल्ट ये रो है हमारे पास, ये रो है। इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लेक्स है, लेकिन जैसे मैंने डी ब्लॉक क्लास यूज़ की उसने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया और साथ ही नॉट इम्पॉर्टेंट लगा दिया ताकि वो इसको ओवरराइड कर दे। अगर यहाँ पर नॉट इम्पॉर्टेंट ना लगा हो तो क्या होगा? तो भी उसने अप्लाई कर दिया। लेकिन आप सोचेंगे कि भाई अगर ये बात थी तो उसने नॉट इम्पॉर्टेंट क्यों लगाया? मैं अभी आपको इसकी भी एग्जांपल देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर डी ब्लॉक को यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, सेव करूँगा तो ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा अभी। अब मैं इसका नॉट इम्पॉर्टेंट ख़त्म कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैं आया वापस और नॉट इम्पॉर्टेंट मैंने कर दिया ख़त्म। सो अगेन जो है वो उसने इसको डी ब्लॉक को अप्लाई कर दिया, और चूंकि डी ब्लॉक जो है वो बाद में अप्लाई हो रहा है, मतलब ये ग्रिड डॉट CSS में 24 नंबर पर है और ये डिस्प्ले डॉट SCSS फाइल में 12 नंबर पर है। ये बाद में लोड हो रहा है और ये पहले लोड हो रहा है। इसकी वजह से ये हमारा जो डिस्प्ले ब्लॉक है, ये नॉट इम्पॉर्टेंट ना भी लगाएं तो ये इसको डिस्प्ले कर देगा। लेकिन नॉट इम्पॉर्टेंट इसलिए लगाया जाता है ताकि अगर आपने कोई और डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेट की हुई हो तो उसको वो नॉट इम्पॉर्टेंट करके इसको अप्लाई कर दे जो आपने ये। सो इम्पॉर्टेंट नॉट इम्पॉर्टेंट बेसिकली ये नहीं होता, मतलब इसका मतलब होता है कि ये वाली क्लास जो है ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। सो इस तरीके से हम डी ब्लॉक कर सकते हैं इसको। अब उसने एक और चीज़ यहाँ पर बताई है कि आप इसके ब्रेक पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज मैं ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ जब हम SM मोड में पहुंचे तो ये ब्लॉक में शो हो, अदरवाइज ये हमारा रो में ही शो हो। तो मैं यहाँ पर DSM ब्लॉक कर दूंगा। अब क्या होगा कि अब हमारा लेआउट है ये एक्सेल में, LG में और MD में, इन तीनों जगहों पर और SM में सेम हो जाएगा ब्लॉक, ठीक है, क्योंकि SM का मतलब है कि स्मॉल स्क्रीन से लेकर अबव स्क्रीन तक। सो अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो SM है सिर्फ और सिर्फ SM पर, मतलब जो हमारे पास स्मॉल स्क्रीन है सिर्फ उस पर ब्लॉक लेवल पर हो, बाकियों पर वो नॉर्मली MD में रहे और उसी में बाकी स्टाइल में रहे, तो यहाँ पर हम DMD फ्लेक्स कर देंगे। ठीक हो गया? सो अब ये देखिए, अब ये DMD फ्लेक्स लगाने से MD तक ये फ्लेक्स होगा, मतलब एक्सेल में भी, LG में भी और MD में भी ये फ्लेक्स होगा। लेकिन जैसे ही हम इसको SM पे लेके जाएंगे ये दोबारा से ब्लॉक में चला जाएगा। सो इस तरीके से हम इन क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम D ब्लॉक भी अब लगा सकते हैं। सो MD, अब D ब्लॉक लगाने से ये फ़ायदा हुआ, SM लगाने की ज़रूरत नहीं हमें पड़ी। अब ये ऑटोमेटिकली जब ये SM पे MD से छोटा होगा तो ऑटोमेटिकली ये ब्लॉक अप्लाई हो जाएगा। सो इस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं क्लासेस को। और डिस्प्ले क्लासेस हैं हमारे पास, यहाँ पर डिस्प्ले के लिए हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं और हम इनकी मदद से एलिमेंट्स को शो कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं इस एलिमेंट को स्मॉल स्क्रीन पर हाइड करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले D नन कर दूंगा और DMD को मैं फ्लेक्स कर दूंगा। सो इससे क्या होगा कि ये DMD SM पर हाइड हो जाएगा, लेकिन बड़ी स्क्रीन पर ये हमें नज़र आएगा। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है ब्लॉक, और जैसे ही मैं SM पे जाऊँगा तो आप देखेंगे कि ये हाइड हो जाएगा। सो इट्स गॉन, क्योंकि हमने D नन किया, और जैसे मैं MD पे आऊँगा देखिए ये वापस आ चुके हैं। तो ये है हमारे पास डिफरेंट डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ इनसाइड बूटस्ट्रैप जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और उनकी मदद से हम इनको डिस्प्ले कर सकते हैं। सो ठीक हो गया? तो ये है हमारे पास डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़। तो डिस्प्ले के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास यूटिलिटी है वो है एम्बेड। एम्बेड की मदद से हम कोई भी आई फ्रेम या कोई ऑब्जेक्ट एम्बेड कर रहे हैं या वीडियो एम्बेड कर रहे हैं या कोई हम
किसी किस्म की स्लाइड शो या वीडियोस वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं अपने एलिमेंट्स अपनी वेबसाइट के अंदर एंड वी आर यूजिंग बूटस्ट्रैप, तो उसके लिए हम बूटस्ट्रैप की जो एम्बेड्स की क्लासेस हैं उनको यूज़ करते हुए उन एलिमेंट्स को, उन वीडियोस को या स्लाइड शोज को या जो भी आप ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं आसानी के साथ। तो इसके 4 रिस्पॉन्सिव पॉइंट्स हैं हमारे पास, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। 4 रिस्पॉन्सिव पॉइंट या एस्पेक्ट रेशो है, जिसमें 21/9 है जो कि है लार्जर स्क्रीन के लिए, और जिसमें विड्थ ज़्यादा होती है और हाइट कम होती है उसके इन स्क्रीन के लिए। फिर 16/9 है, ये भी हमारे पास इसी बड़ी स्क्रीन के लिए है, लेकिन ये एक्सेल साइज़ के लिए है, ये LG साइज़ के लिए है। 4/3 है, और इसके बाद 1/1 की रेशियो है, मतलब स्क्वायर रेशो है। सो ये 4 डिफरेंट रेशोज़ हैं हमारे पास। यहाँ पर मैं अगर इनको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से, इसको मैं रो ही रहने देता हूँ, बल्कि डी ब्लॉक कर देता हूँ ताकि ये ब्लॉक में डिस्प्ले हो। अब सोर्स के अंदर हम यहाँ पर मैं अपने बूटस्ट्रैप की कोई एक वीडियो को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अपने बूटस्ट्रैप के अपने यूट्यूब के चैनल से। तो यहाँ पर मैंने अपने बूटस्ट्रैप मतलब अपनी वीडियो से, मतलब यूट्यूब चैनल से एक वीडियो को एम्बेड कोड के साथ यहाँ से कॉपी कर लिया और इसी को मैंने यहाँ पर 4 टाइम पेस्ट कर दिया। मैं इसको सेव करता हूँ, वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र में और यहाँ पर ये रीलोड होगा। तो अब ये जो इस तरीके से ये रीलोड हो रहे हैं, तो ये हमारे पास जो है 21/9 है, ये हमारे पास 16/9 है, ये हमारे पास 4/3 है, और ये हमारे पास 1/1 है। सो इसको हम फर्दर 4 हमारे पास वीडियोस, तो मैं यहाँ पर बजाय इसको ऐड कर लेता हूँ .col MD6, बल्कि मैं 4 एक रो में मैं कर लेता हूँ, चारों को कर लेता हूँ। सो 3 × 4। सो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर Ctrl+X करके Ctrl+V कर देता हूँ। इसको भी Ctrl+X करके मैं इसके अंदर Ctrl+V कर देता हूँ। इसको यहाँ से 4/3 वाले को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और 1/1 को यहाँ पर, और इसके बाद मैं ख़त्म कर देता हूँ डी ब्लॉक को। मैं इसको फ्लैक्स में ही डिस्प्ले करवाता हूँ। सो यहाँ पर अब ये जब रीलोड होगा तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि यूट्यूब वीडियोस भी इसने लोड करनी है। सो अब आपको सही से नज़र आ रहा होगा, ये है हमारे पास 21/9 और ये है हमारे पास 16/9 और ये है हमारे पास 4/3 और ये है 1/1। तो इस तरीके से ये देखिए ये रिस्पॉन्सिव हमारे पास है। यहाँ पर ये सेम साइज़ है और लेकिन यहाँ पर आपको डिफरेंट साइजेस नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम मार्जिन टॉप दे लेते हैं 5। तो डेफिनेटली एक दफ़ा फिर ये सारी यूट्यूब की वीडियोस रीलोड होंगी। तो ये देखिए ये है हमारे पास 21/9 का रेशो, ये जो है 21/9 का रेशो है, और ये हमारे पास 16/9 का रेशो है, और ये हमारे पास 4/3 का रेशो है, और ये हमारे पास 1/1 का। सो इस तरीके से हम अपनी वीडियोस को डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आपने तमाम वीडियोस को 16/9 में डिस्प्ले करना है ताकि वो सेम लुक एंड फील दें, या तमाम वीडियोस को 21/9 में करना है, या 16/9 में, या 4/3 में, या 1/1 में, इट इज़ ऑल अप टू यू। आप किस तरीके से इन चारों को डिस्प्ले करते हैं। अगर हमने यहाँ पर इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, आई थिंक मैंने कॉपी कर लिया है तो मैं पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ये चारों जो है वो 16/9 में डिस्प्ले होंगी और इन चारों का साइज जो है वो सेम यहाँ पर डिस्प्ले होगा। सो ये देख सकते हैं कि चारों हमारे पास सेम साइज के साथ, और ये रिस्पॉन्सिव भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिव भी ऑटोमेटिकली ये हो रही है। तो ये है हमारे पास एम्बेड और इसकी कुछ यूटिलिटी क्लासेस जैसे एम्बेड रिस्पॉन्सिव, और फिर एम्बेड रिस्पॉन्सिव 16/9, और फिर एम्बेड रिस्पॉन्सिव आइटम। तो इस तरीके से हम वीडियोस को, स्लाइड शोज को या ऑब्जेक्ट्स को एम्बेड कर सकते हैं अपने बूटस्ट्रैप 4 की वेबसाइट में।
तो एम्बेड के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है यूटिलिटी वो है फ्लेक्स। सो फ्लेक्स की मदद से हम लेआउट को मैनेज कर सकते हैं, उसकी अलाइनमेंट, साइजिंग, ग्रिड कॉलम, नेविगेशन कंपोनेंट्स और उनको रिस्पॉन्सिवनेस को फ्लेक्स बॉक्स यूटिलिटीज़ को यूज़ करते हुए हम मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो फ्लेक्स बॉक्स की यूटिलिटीज़ हैं ये वर्क करती हैं अलग से और आपका जो ग्रिड सिस्टम है वो वर्क करता है अलग से। मतलब अगर आप प्रॉपर ग्रिड सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं सो देन आपको इस फ्लेक्स यूटिलिटीज़ की माइट भी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन सर्टन सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जहाँ पर आप फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करना चाह रहे हो और ग्रिड लेआउट का उस पर काम नहीं है, तो वहाँ पर हम फ्लेक्स यूटिलिटीज़ को यूज़ करते हैं। अब इसकी सिचुएशन कहाँ पर है? सपोज ये मेरे पास एक यूटिलिटीज़ का ब्लैंक एक डॉक्यूमेंट है, उसके साथ एक कंटेनर ऐड है। तो इस कंटेनर में अगर हम 3 कॉलम्स, 4 कॉलम्स, 5 कॉलम, 10 कॉलम यूज़ कर रहे हैं तो एवरीथिंग विल वर्क फाइन। लेकिन सपोज आपके क्लाइंट ने या किसी ने कहा कि भाई मुझे एक रो में 5 कॉलम चाहिए या एक रो में 3 कॉलम्स चाहिए एंड दे मस्ट बी अलाइंड। 3 का तो चलो आप 4 4 4 कर लेंगे, लेकिन व्हाट यू विल डू अगर आपको 5 एक रो में चाहिए, मतलब एक रो में आपको 5 कॉलम चाहिए। सो कैलकुलेशन जो बनती है वो बनती है 2 कॉलम्स ईच। फिर हमारे पास 2 कॉलम्स जो हैं वो बच जाते हैं। मैं आपकी एग्जांपल आपको यहाँ पर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक रो ऐड करता हूँ सपोज, फिर इसके अंदर मैं कॉल MD और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से बल्कि मैं यहाँ पर कॉल MD 2 कर देता हूँ। सो ये हमारे पास एक डिज़ाइन हो चुका है लेआउट। तो इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर राइट क्लिक करके या यहाँ पर गो लाइव पे क्लिक करके इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो गो लाइव आपको यहाँ पर नीचे नज़र आ जाएगा, नहीं तो आप राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर भी कर सकते हैं। इसके लिए लाइव सर्वर की एक्सटेंशन चाहिए। तो अब मैं इसको रो को एक बॉर्डर भी लगा देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस है। हमारा कंटेंट जो है, जो हमारे कंटेंट्स हैं वो प्रॉपरली अलाइंड नहीं है इनसाइड कंटेनर। अदर स्पेस हमारे पास एक्स्ट्रा 2 कॉलम की एक्स्ट्रा स्पेस है हमारे पास, क्योंकि एक रो में 12 कॉलम्स होते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में आप क्या करोगे, क्योंकि आपको चाहिए तो 5 ही, लेकिन दे शुड बी अलाइंड प्रॉपरली। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में जो फ्लेक्स यूटिलिटीज़ हैं वो काम करती हैं। किस तरीके से? यहाँ पर मैं क्या देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेव किया और ये देखिए अब आपका जो कंटेंट है वो प्रॉपरली लेफ्ट से और राइट से एक जैसा है। डेफिनेटली यहाँ पर आपको कुछ फ़र्क नज़र आएगा क्योंकि ये कंटेंट अभी छोटा है, थोड़ा कंटेंट है। इसकी जगह पर कुछ और ऐसा कंटेंट हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पर लोरम 10 ले लेता हूँ, यहाँ पर भी लोरम 10 ले लेता हूँ, यहाँ पर भी लोरम 10 ले लेता हूँ कंटेंट। तो जब आप रो एक कॉलम में, मतलब एक रो में मल्टीपल कॉलम रखते हैं तो ध्यान में रखिएगा दे शुड बी ऑफ सेम साइज। इमेजेस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इमेजेस की, जैसे मैंने बताया था कंटेंट लेआउट में, कि इमेजेस की हाइट एंड विड्थ प्रॉपर सेम होनी चाहिए। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो प्रॉपरली अलाइन हो चुका है। इसमें कुछ टेक्स्ट जो है वो एक्स्ट्रा था, जैसे ये जो टेक्स्ट है ये डिफरेंट है, ये टेक्स्ट डिफरेंट है। तो चलिए मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसी को यहाँ पर, क्योंकि एवरी टाइम यू यूज़ लोरम इप्सम तो वो डिफरेंट टेक्स्ट आपको देता है, तो मैंने सेम टेक्स्ट ऐड करना है। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो प्रॉपरली लेफ्ट से भी और राइट से भी अलाइन हो चुका है। तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया, जस्टिफाई कंटेंट का। अगर मैं इसको यूज़ नहीं करता और सेव करता हूँ, सो अब आप देखेंगे कि हमारा जो कंटेंट है वो राइट लेफ्ट अलाइंड है, मतलब स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस नज़र आ रही है विच इज़ नॉट लुकिंग गुड। और ना सिर्फ ये बल्कि हम इसको लेफ्ट साइड पर भी अलाइन कर सकते हैं, जैसे राइट साइड पर जस्टिफाई कंटेंट एंड अगर हम करेंगे तो ये देखिए अब हमारा जो कंटेंट है वो राइट साइड पर अलाइंड है। अब हमें स्पेस मिल गई है लेफ्ट साइड पर।
सो कहने का मकसद ये है कि ये जो हमारे पास फ्लैक्स बॉक्स की यूटिलिटीज़ हैं इनको हम सर्टेन सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। अब ये सिचुएशन कब क्रिएट होती है उसमें एक एग्जांपल तो मैंने आपको दे दी। अगर मैं और एग्जांपल्स यहाँ पर देना शुरू कर दूँ तो दिस ट्यूटोरियल विल बी क्वाइट लॉन्ग। तो मैं इसी एग्जांपल के साथ आगे मूव करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि जस्टिफाई कंटेंट के अलावा आप अलाइन कर सकते हैं आइटम्स को, फिर फिल कर सकते हैं उनकी स्पेस को। ये जैसे आप यहाँ पर राइट साइड पर देखें तो आपको तमाम इसके लिंक्स मिल जाएंगे। अभी हमने क्या किया, अभी हमने जस्टिफाई किया, इसके बाद आप इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्लैक्स बॉक्स होता है उसकी डायरेक्शन रो वाइज होती है, लेकिन आप इसकी फ्लैक्स की डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं। आप इसकी डायरेक्शन कॉलम पर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉलम किया तो अब हमारा कंटेंट कुछ इस तरह से है, और ये अगेन हमने यहाँ पर जस्टिफाई एंड यूज़ किया हुआ है, सेंटर भी यूज़ करेंगे तो ये अप्लाई नहीं होगा अब इस पर। तो अब इस सिचुएशन में जब आपकी फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम हो तो तब अगर आपने सेंटर लाइन करना हो तो हम जस्टिफाई कंटेंट नहीं, फिर हम यूज़ करेंगे अलाइन आइटम्स सेंटर। सो इस सूरत में अब हमारा जो कंटेंट है वो बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो चुका है। और अब चूंकि हम जो है वो कॉलम वाइज यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको 12 ग्रिड कह सकते हैं हर एक कॉलम को। सो अब ये हमारा हर कॉलम 12 ग्रिड है, या हम इसको 10 ग्रिड कह देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस राइट से और थोड़ी सी स्पेस लेफ्ट से हमें मिल जाए। सो अब आपने देखा कि इधर से भी स्पेस, अब ये कंटेंट चूंकि थोड़ा है तो इस वजह से ये इधर से भी आपको स्पेस नज़र आ रही है। तो कहने का मकसद यही है कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन पे फ्लैक्स डायरेक्शन या फ्लैक्स जस्टिफिकेशन या अलाइनमेंट को यूज़ करने जा रहे हैं। फिर फिल को अगर हम देखें तो आप इसको फ्लैक्स फिल भी कर सकते हैं। सो इससे क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली अपने कंटेंट को उसके हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से फिक्स करेगा। सो इसको आपने हमेशा यूज़ करना है आपके चाइल्ड पर, मतलब जो डायरेक्ट पेरेंट पे, ये पेरेंट है और ये इसके चाइल्ड है। सो इस पे आपने इसको यूज़ करना है। सो फ्लैक्स फिल आप इस पे यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो कंटेंट है वो प्रॉपरली आपके एरिया में जो आपने कॉलम बनाया है उसके अंदर प्रॉपरली फिल हो जाएगा। सो अभी आपको यहाँ पर फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो उस सिचुएशन में होगा जब आपके पास कंटेंट जो है वो रैंडम हो। ये मैं इधर से रिमूव कर देता हूँ और इधर से भी रिमूव कर देता हूँ, सेव किया। सो अब आपने देखा कि अलाइन आइटम्स हमने यूज़ किया हुआ है, तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। सो अब हमारा जो कंटेंट है वो प्रॉपरली फ्लैक्स फिल हो रहा है, मतलब जो ये कह रहा है कि चूज ऑन अ सीरीज ऑफ सिबलिंग्स एलिमेंट टू फोर्स देम इनटू विड्थ इक्वली टू देयर कंटेंट और इक्वल विथ इफ देयर कंटेंट डज नॉट सरप्रेस देयर बॉक्सेस। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं इसको कॉल यूज़ करता हूँ जिसकी मदद से ये ऑटोमेटिकली कंटेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ये कॉल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास जिसने कॉल में उसने ऑटोमेटिकली पूरी फ्लैक्स जो है वो फिल कर ली है, मतलब फ्लैक्स फिल की मदद से। अगर मैं यहाँ पर अब फ्लैक्स फिल यूज़ नहीं करता और यहाँ पर भी यूज़ नहीं करता और यहाँ पर भी यूज़ नहीं करता फ्लैक्स फिल को, यहाँ पर भी यूज़ नहीं करता, तो हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो देख सकते हैं इस तरीके से आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहे हैं। जैसे ही मैं फ्लैक्स फिल यूज़ करूँगा सो इसने अपनी पूरी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर ली और बाकी कंटेंट को उसने नीचे फेंक दिया। सो ये होता है फ्लैक्स फिल। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं अब ये भी फ्लैक्स फिल हो चुका है, ये भी फ्लैक्स फिल हो चुका है, और ये जो है ये हमारे दोनों सेम कंटेंट में सेम जगह पर ये वाले दोनों आ रहे हैं। सो इस तरीके से हम फ्लैक्स फिल यूज़ कर सकते हैं। अलाइन सेल्फ भी फ्लैक्स फिल की तरह होता है। उसके अलावा हम ग्रो और श्रिंक कर सकते हैं, मार्जिन ऑटोस दे सकते हैं, मतलब इनको ऑटो मार्जिन कर सकते हैं, रैपिंग कर सकते हैं, रैप ऑन या रैप ऑफ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ फ्लैक्स नो रैप और फ्लैक्स रैप। तो फ्लैक्स नो रैप में क्या होगा कि हमारी जो, अगर हमने यहाँ पर रो यूज़ किया तो रो तो ऑटोमेटिकली उसको ड्रॉप कर देगा। सो यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से ये डी फ्लैक्स यूज़ किया तो ये इस तरह कंटेंट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ सारों को और एक दफ़ा फिर पेस्ट करता हूँ
तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रो में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर डी फ्लेक्स यूज़ किया है, रो यूज़ नहीं की, डी फ्लेक्स यूज़ किया है, तो अब आप देखेंगे कि ये सारे के सारे कंटेंट एक ही रो में है। और यहाँ पर ये देखिए कंटेनर से, ये बॉर्डर मैंने लगाया इसीलिए, तो इससे बाहर जा रहे हैं। अब आप जब ऐड करेंगे और कंटेंट तो वो ब्रेक नहीं होगा, वो इसके आगे यहाँ पर ऐड होता जाएगा और हमारे पास यहाँ पर स्क्रॉल बार आती जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप डी फ्लेक्स यूज़ कर रहे हो, मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ कर रहे हो, रो यूज़ ना कर रहे हो, तो तब आप फ्लेक्स रैप ऑन कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने फ्लेक्स रैप ऑन किया, कंटेनर से जो साइज बड़ा था वो नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट हो गया। या फ्लेक्स आप नो रैप यूज़ कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट नो रैप होता है डी फ्लेक्स के साथ, रो के साथ जो है वो रैप होता है। सो अगर यहाँ पर रो है तो ये अपने आप को खुद बहुत रैपिंग कर लेता है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये यूटिलिटीज़ जो है ये सर्टेन सिचुएशन में आप यूज़ करते हैं। अगर आप प्रॉपरली ग्रिड सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, कॉल एमडी कॉल एलजी को यूज़ कर रहे हैं, तो तब आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरीके से हमारे पास जहाँ पे अलाइन कंटेंट भी कर सकते हैं, तो इसमें हमारे पास अलाइन कंटेंट स्टार्ट में है, अलाइन कंटेंट एंड पे है। सो कंटेंट और जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई जो है वो स्पेस को इक्वली डिवाइड करता है और अलाइन की मदद से हम कंटेंट को अलाइन कर सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको फ्लैक्स बॉक्स के ट्यूटोरियल में मिल जाएंगी। अगर आप यूटिलिटीज़ पर काम करना चाह रहे हैं, इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इसको समझने से पहले आप मेरा फ्लैक्स बॉक्स का जो कंप्लीट सीरीज़ है वो देख लें। 3 या 4 वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, वो आप एक दफ़ा देख लें ताकि आपको समझ लग जाए कि किस तरीके से हम कंटेंट्स को अलाइन करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, तो ग्रो किस तरह करते हैं, श्रिंक किस तरह करते हैं। तो ये था हमारे पास फ्लैक्स बॉक्स की यूटिलिटीज़ जिसको हम डी फ्लैक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। फ्लैक्स यूटिलिटी के बाद नेक्स्ट बहुत ही सिंपल है, फ्लोटिंग। आप फ्लोट लेफ्ट कर सकते हैं, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट और फ्लोट नन को यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिक इसकी क्लासेस हैं जिसकी मदद से हम क्लाइंट कंटेंट को फ्लोट लेफ्ट कर सकते हैं, फ्लोट राइट कर सकते हैं या फ्लोट नन कर सकते हैं। अब ये तो है, जब आप फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट और फ्लोट नन यूज़ करते हैं तो इट अप्लाइज ऑन ऑल द ब्रेक पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पर जो बूटस्ट्रैप 4 है वो आपको कुछ और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिवनेस की भी क्लासेस प्रोवाइड करता है कि आप सर्टन ब्रेक पॉइंट पर उनको सर्टन तरीके से फ्लोटिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लोट एस एम जैसे लेफ्ट है, फ्लोट एस एम राइट है, फ्लोट एस एम नन है, फ्लोट एम डी लेफ्ट है, तो इस तरीके से आप इन पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रो ऐड करता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ इसको 2 यहाँ पर बटन ऐड कर लेता हूँ। तो ये हमने 2 बटन ऐड कर लिए इसके अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों हमें इसी रो में ही नज़र आएंगे क्योंकि हमारी जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो रो है। तो इसके अलावा हम यहाँ पर इनको फ्लोट लेफ़्ट कर सकते हैं, फ्लोट राइट कर सकते हैं। देखिए मैंने क्लास लिखा फ्लोट लेफ़्ट और इसको मैंने क्लास दे दी फ्लोट राइट। सो ये मैंने इन दोनों को 2 क्लासेस दे दी, फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट। सो जब ये कंटेंट डिस्प्ले होगा तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें एक्चुअली ये कैशे से समटाइम जो है ये कैशे से लोड करता है, तो जिसकी वजह से ये अप्लाई नहीं होता इस पर स्टाइलिंग। सो यहाँ पर मैं स्पेलिंग भी देख लूँ, फ्लोट लेफ्ट है और ये फ्लोट राइट है। सो दैट्स करेक्ट। तो यहाँ पर अब मैं इसको एक दफ़ा फिर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इसको रीलोड करता हूँ ताकि ये रिफ्रेश हो जाए। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली मैंने कॉल MD12 नहीं लगाया, इसको कॉलम के अंदर आपने डिस्प्ले करना है। तो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये इसको रीलोड करते हैं।
ये इसने हेड को सिर्फ लोड किया, बॉडी को लोड ही नहीं किया यहाँ पर। सो ये मेरा कंप्यूटर सिस्टम भी थोड़ा सा स्लो हो रहा है। एम्प्टी कैशे एंड रीलोड। तो अब आप देख सकते हैं कि ये फ्लोट लेफ्ट हो चुका है और ये फ्लोट राइट हो चुके हैं कंटेंट। लेकिन ये जो है फ्लोटिंग ये थ्रू आउट होगी हमारे ब्रेक पॉइंट्स के। लेकिन अगर हम इसको सिर्फ एमडी पर रखना चाह रहे हैं तो फ्लोट एमडी लेफ्ट और फ्लोट एमडी राइट कर देंगे। सेव करेंगे इसको, हमारा रीलोड होगा प्रोजेक्ट। तो utilities.html यहाँ पर रीलोड होगी और अब हमारे पास जो कंटेंट है वो फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट एमडी तक होगा और जैसे ही एसएम पे जाएंगे वो वापस अपनी असल सिचुएशन में आ जाएगा। सो यहाँ पर अब हमें ये देख सकते हैं एमडी पर, सॉरी एसएम पर, और ये एमडी है। एमडी तक ये लेफ्ट राइट अलाइन है और एमडी एसएम पर ये अगेन जो है वो वापस अपनी सिचुएशन में आ जाता है। सो इस तरीके से हम फ्लोटिंग को यूज़ कर सकते हैं विद रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स। तो फ्लोटिंग के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है इमेज रिप्लेसमेंट। अब इमेज रिप्लेसमेंट क्या होती है कि सब टाइम आप जो है वो एसईओ पर्पस करना है, एसईओ पर्पस के लिए आप कंटेंट को जो है वो हाइड करना चाह रहे हैं और इमेज को शो करना चाह रहे हैं। एट द सेम टाइम जो है वो आप बैकग्राउंड इमेज को अपने टेक्स्ट के साथ जो है वो रिप्लेस करना चाह रहे हैं। सो आप इसके लिए टेक्स्ट हाइड की क्लास यूज़ कर सकते हैं। जब आप टेक्स्ट हाइड क्लास यूज़ करेंगे सो टेक्स्ट जो भी आप लिखेंगे उस टैग्स के अंदर वो हाइड हो जाएगा और उसकी जगह आप एक बैकग्राउंड इमेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये एसईओ पर्पस के लिए होती है। तो स्वैप टेक्स्ट फॉर बैकग्राउंड इमेजेस विद द इमेज रिप्लेसमेंट क्लास। सो इसमें जो है टेक्स्ट हाइड क्लास हेल्प रिप्लेस एन एलिमेंट्स टेक्स्ट कंटेंट विद अ बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज से मुराद यहाँ पर ये है कि आप इसके अंदर स्टाइल टैग के साथ कोई एक बैकग्राउंड इमेज ऐड कर सकते हैं जिसके बाद ये जो टेक्स्ट होगा ये हाइड हो जाएगा। सो सिंपली अगर मैं यहाँ पर एक MD2 क्लास ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक H1 लगा देता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस टेक्स्ट को मैं रिप्लेस कर दूँ विद द बैकग्राउंड इमेज। तो इसको बजाय इसके कि मैं रिमूव करूँ और इस एम्प्टी H1 टैग्स लगाऊँ, मैं इस पर क्लास लगा दूँगा इज इक्वल टू टेक्स्ट हाइड, सॉरी नॉट टेक्स्ट नल, टेक्स्ट हाइड। सो टेक्स्ट हाइड क्लास लगाने से क्या होगा कि हमारा जो H1 का टैग है वो उसके अंदर मौजूद जो टेक्स्ट है उसकी विजिबिलिटी को ज़ीरो कर देगा। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो बॉडी के अंदर जो HTML एलिमेंट्स हैं उसकी बॉडी के अंदर जो कंटेनर है उसके अंदर रो में हमने जो कॉल MD2 के अंदर जो टेक्स्ट यूज़ किया, क्लास हाइड यूज़ किया, उसने फ़ॉन्ट को ज़ीरो कर दिया, कलर को ट्रांसपेरेंट कर दिया, टेक्स्ट शेडो नन, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर को भी उसने ज़ीरो कर दिया। मतलब टेक्स्ट यहाँ पर मौजूद है, एट द सेम टाइम वो हमें नज़र भी नहीं आ रहा क्योंकि उसने टेक्स्ट आईडी ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ को नल एंड वॉइड कर दिया। अब आप कर क्या सकते हैं, यहाँ पर आप एक बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर सकते हैं। सो आप यहाँ पर स्टाइल प्रॉपर्टी के साथ कोई भी जो भी बैकग्राउंड इमेज यूज़ करेंगे वो आप उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो यही काम है इसका स्वैपिंग का, हम जब आप बात करते हैं इमेज रिप्लेसमेंट की। तो इमेज रिप्लेसमेंट के बाद जो नेक्स्ट है वो है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो क्या होता है बेसिकली? ओवरफ्लो का मतलब होता है कि आपने एक हाइट दिया इस क्लास को, एक बॉक्स को एक हाइट दिया और एक विड्थ दिया और आपका कंटेंट जो है वो उस हाइट से ओवरफ्लो कर गया। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूँ तो यहाँ पर मैंने एक कॉल MD2 लिखा है और इसको मैं दे देता हूँ एक फिक्स्ड
हाइट मैं दे देता हूँ इसको 55 दे देता हूँ, और इसके अंदर मैं लोरेम 50 लिख देता हूँ। कंटेंट जो है ये ऐड कर दिया, सेव किया इसको, और इसको मैं बीजी डार्क कर देता हूँ और टेक्स्ट को मैं लाइट कर देता हूँ। सेव किया। सो यहाँ पर बीजी इसका चेंजिंग कॉल MD2H5 बीजी डार्क बैकग्राउंड, ये अप्लाई नहीं हुआ एक्चुअली, समटाइम ये इस तरीके से हो जाता है, या बीजी डैश डार्क, और टेक्स्ट जो है वो मैंने लाइट यूज़ किया। तो ये देखिए अब हमारे पास ये जो कंटेंट है, अगर मैं इसकी यहाँ पर H5 जो है H-5 और यहाँ पर मैं अब स्टाइल एक ऐड करता हूँ, डॉट सॉरी नॉट डॉट स्टाइल डॉट H-5, और इसकी मैं जो है वो मीन हाइट जो है वो मैं 200 दे देता हूँ, और मैक्स हाइट भी 200 दे देता हूँ, और विड्थ हाइट जो है 100% कर देता हूँ। सो ये मैंने इसकी हाइट और विड्थ सेट कर दिया। अब ये रीलोड होगा, नहीं रीलोड हुआ। सो सम टाइम ये स्टक हो जाता है जावास्क्रिप्ट, इसका जो VS कोड का जो लाइव सर्वर है। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना, मेक श्योर कीजिएगा आप डेवलपर टूल्स को ओपन रखें। तो अब ये देखें हमारे पास जो टेक्स्ट है वो ओवरफ्लो हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर ओवरफ्लो को हिडन कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर जो क्लासेस हैं वो ओवरफ्लो ऑटो है और ओवरफ्लो हिडन है। सो अगर मैं यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन यूज़ करता हूँ, ओवरफ्लो हिडन, और इसको सेव करता हूँ, सो ये रीलोड होगा, और रीलोड होने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा टेक्स्ट है जो नीचे आ रहा था वो देखिए यहाँ से अब ख़त्म हो चुका है, अब वो हिडन हो चुका है। लेकिन यहाँ पर हमें एक स्क्रॉल बार लगानी है ताकि हम तमाम टेक्स्ट को देख सकें, जैसे ये है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन के बजाय ओवरफ्लो ऑटो यूज़ कर सकते हैं। सो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर हमें यहाँ पर ऐड कर देगा स्क्रॉल बार, अगर तो टेक्स्ट जो है हमारा जो कंटेंट है वो हमारे कंटेनर से एक्सीड कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देख सकते हैं वर्टिकली हमारे पास यहाँ पर स्लाइड स्क्रॉल बार आ चुकी है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, फिर पेस्ट कर देता हूँ, तो 3 दफ़ा मैंने पेस्ट कर दिया। सो तीनों दफ़ा यहाँ पर हमारे पास स्क्रॉल बार इनके साथ आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है वो कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब कॉल MD हमें देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने उसकी विड्थ और हाइट खुद डिफ़ाइन कर दी है। सो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने खुद उसकी हाइट और विड्थ जो है वो हमने डिफ़ाइन कर दिया। तो इसलिए अब यहाँ पर मैक्स हाइट सॉरी हमने विड्थ जो है वो 200 पिक्सल यहाँ पर विड्थ भी देनी है। So, अब यहाँ पर 200 पिक्सल, क्योंकि अब ये 100% विड्थ इसकी हो गई थी। सो यहाँ पर हमने विड्थ इसकी मैक्स विड्थ 200 पिक्सल कर देते हैं। हाँ ये क्लास मैंने ख़त्म कर दी थी, सॉरी H-5 ये क्लास मैंने तो जिसकी वजह से वो हाई विड्थ जो है वो अप्लाई नहीं हो रही थी। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कंटेंट कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। ये रिस्पॉन्सिव डेफिनेटली ऑटो रैप हो रहा है, तो ये काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिव भी होगा, क्योंकि इसमें ऑटो जो रो हमने लगाई है उसकी मदद से ये ऑटोमेटिकली इस रो के साथ ऑटो रैप है। सो कंटेंट जैसे ही बड़ा होगा तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि इसकी विड्थ जो है वो 100% नहीं हुई, बल्कि यहाँ तक ये कंटेंट मैं ये चाह रहा था कि अगर मैं इनको विड्थ को 100% कर दूँ तो मैं यहाँ पर इसके फिर अलग से मीडिया क्यूरी लगाऊंगा। तो इस तरीके से हम इसको हैंडल करते हैं। तो ये यूटिलिटी क्लासेस हमारे पास काफ़ी यूज़फुल हैं और इनकी मदद से ओवरफ्लो को की मदद से हम जो है वो ओवरफ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी यूजिंग ओवरफ्लो ऑटो, और इसको हाइड भी कर सकते हैं यूजिंग ओवरफ्लो हिडन। तो ओवरफ्लो के बाद हमारे पास पोजीशन है। सो पोजीशन क्या है आप जानते ही हैं, अगर आपने CSS पढ़ी होगी तो पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन फिक्स, पोजीशन स्टिकी, पोजीशन फिक्स टॉप, इस तरीके से फिक्स टॉप जैसे ये क्लास है, फिक्स्ड बॉटम है। तो ये क्लासेस आपके पास बूटस्ट्रैप 4 के अंदर मौजूद हैं। अब आपको अलग से क्लास बनाकर उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप पोजीशन डैश उसके बाद उसका नाम लिख देंगे उस पोजीशन का, जिस पोजीशन पर आप उसको रखना चाह रहे हैं, और उस पर वो अप्लाई हो जाएगी। सो पोजीशन स्टैटिक रख दें, पोजीशन रिलेटिव रख दें, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन फिक्स, या आप पोजीशन स्टिकी रख सकते हैं। तो ये सिंपल ही है। आप इसके मतलब यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट है, जैसे मैं यहाँ पर इस रो के अंदर एक स्पैन ऐड करता हूँ और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। अब हम जानते हैं कि स्पैन जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसकी प्रॉपर्टी जो पोजीशन है ये देखिए इनलाइन होती है, ठीक है। सॉरी, पोजीशन इसकी स्टैटिक होती है। आई थिंक इसको मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, मैं आपको इसकी पोजीशन के बारे में बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी पोजीशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी पोजीशन है। आई थिंक स्टैटिक होती है इसकी पोजीशन। सो कंप्यूटेड में आएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे पोजीशन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन सेट नहीं है। सो मैं इसके यहाँ पर अब लिख सकता हूँ क्लास पोजीशन रिलेटिव, और इसी को मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और यहाँ पर भी ऐड कर देता हूँ। अब जब ये हमारा प्रोजेक्ट रीलोड या ये utilities.html रीलोड होगा, सो अब हमारे पास पोजीशन प्रॉपर्टी जो है वो देखिए रिलेटिव सेट हो चुकी है हमारे स्पैन टैग की। सो इस तरीके से हम इस यूटिलिटी को यूज़ करते हुए पोजीशन को सेट कर सकते हैं अपने बूटस्ट्रैप के अंदर। सो हमारे पास ये फिक्स्ड बॉटम है। अगर हम फिक्स्ड बॉटम को यूज़ करेंगे सो ये हमारे पास जो हमारा कंटेनर है उसके बॉटम पे सिलेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको फिक्स्ड बॉटम कर देता हूँ। जिस तरीके से इसने यहाँ पर div क्लास को फिक्स्ड बॉटम किया, हम यहाँ पर मैं भी div यूज़ कर लेता हूँ स्पैन की बजाय। सो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर भी div यूज़ कर देते हैं। सेव किया, हमारा प्रोजेक्ट जो हमारी utilities.html है वो रीलोड होगी। सो अब ये जो है ये अब जो है ये फिक्स्ड हो चुका है बॉटम की तरफ। अब इसको समझने के लिए यहाँ पर हम कुछ कंटेंट ऐड कर देते हैं। lorem 5 और p टैग lorem 50, सेव किया, रीलोड हुआ। तो अब आप देखेंगे कि हमारा जो ये div है ये देख सकते हैं आप नीचे बॉटम की तरफ फिक्स्ड हो चुका है। सो इस तरीके से हम कंटेंट को बॉटम में और टॉप पे फिक्स कर सकते हैं। सो फिक्स टॉप करेंगे तो ये टॉप पर जाकर हर कंटेंट के ऊपर टॉप पे जाकर फिक्स्ड हो जाएगा। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टॉप पर है। सो इसके अलावा हम इसको मार्जिन दे सकते हैं 5 हर तरफ से, बल्कि मार्जिन x और मार्जिन y देते हैं। मार्जिन x 5 और मार्जिन y देते हैं 5। तो टॉप बॉटम से 5 पिक्सल हो गया। सो इस तरीके से हम इसको पैडिंग भी दे सकते हैं, पैडिंग py दे सकते हैं। फिर इसका बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड bg, डार्क और टेक्स्ट लाइट कर सकते हैं।
सो ये देखिए हमारा कंटेंट कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा टॉप पर, और इसको मैं इसके बजाय 3 कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ विद इन द कंटेनर, रो में नहीं बल्कि कंटेनर में पेस्ट कर देता हूँ डायरेक्टली। उसके बाद मैं इस रो पर MT5 कह देता हूँ, मार्जिन टॉप 5, ताकि ये हमारा कंटेंट जो है ये नीचे आ जाए। सो देखिए इस तरीके से हम अपने कंटेंट लेआउट को तरतीब दे सकते हैं। अब ये जो कंटेंट है ये, या ये जो हमारा जो डार्क बैकग्राउंड वाला एरिया, ये फिक्स्ड रहेगा टॉप पर, और इसी तरीके से हम इसको फिक्स कर सकते हैं बॉटम पर। सेव किया, रीलोड होगा, अब ये फिक्स्ड हो गया बॉटम पर। ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास पोजीशन की यूटिलिटी, जिसकी मदद से हम फिक्स्ड कर सकते हैं। इसके अलावा स्टिकी टॉप पर भी लेके जा सकते हैं। तो स्टिकी टॉप पोजीशन द टॉप ऑफ द व्यू पोर्ट फ्रॉम एज टू एज बट ओनली आफ्टर यू स्क्रॉल पास्ट इट। मतलब अगर आपके इसमें डॉक्यूमेंट में स्क्रॉलिंग है तो फिर वो ऊपर ही रहेगा, वो नीचे नहीं आएगा, कंटेंट आपको नज़र आता रहेगा। जिस तरीके से ये अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन हमारा जो ऊपर मेन्यू है, जो होम डॉक्यूमेंटेशन एग्जांपल्स लिखा हुआ है, वो स्टिकी है टॉप पर, तो वो टॉप पर ही रहेगा। ये है इसकी पोजीशंस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सो नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रीन रीडर्स। स्क्रीन रीडर्स बेसिकली टैबलेट्स टाइप के होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन्स को रीड कर सकते हैं। सो यूज स्क्रीन रीडर यूटिलिटी टू हाइड एलिमेंट ऑन ऑल डिवाइसेस एक्सेप्ट स्क्रीन रीडर्स। सो इसकी मदद से हम SR-ओनली जो है हमारी एक क्लास है जिसकी मदद से हम सर्टन कंटेंट को सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन ओनली डिस्प्ले करा सकते हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट जो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले कर सकते हैं टेक्स्ट को, तो वहाँ पर हम उस मतलब अगर हमने एक लोगो लगाया है, उस लोगो की जगह अगर हम वो कंटेंट लगा देंगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्क्रीन रीडर्स को यूज़ कर सकते हैं। वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सिंपली आपने SR ओनली कर देना है, तो उसके बाद ये जो है ये स्किप मेन कंटेंट डिस्प्ले सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन रीडर्स पर होगा, अदरवाइज जो नॉर्मल आपका कंटेंट है वो डिस्प्ले होगा। तो इसकी सिर्फ एक ही क्लास है SR ओनली। फिर इसके बाद है शेडोज़। शेडोज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने कई वेबसाइट्स देखी हो जिनमें स्पेशली इस तरह के शेडोज़ नज़र आ रहे होते हैं, तो ये जो शेडोज़ हैं ये आप यूटिलिटीज़ बूटस्ट्रैप 4 की यूटिलिटीज़ क्लास है, शेडोज़ की मदद से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें हमारे पास नो शेडो में बाय डिफ़ॉल्ट होता है, फिर स्मॉल शेडो है, रेगुलर शेडो है, और ये हमारे पास डिफरेंट शेडो की क्लासेस है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इनको पेस्ट कर देता हूँ रो के अंदर। सेव करूँगा तो यहाँ पर आपको हमारे ब्राउज़र के अंदर जब ये रीलोड होगा, सो ये देख सकते हैं नो शेडो, स्मॉल शेडो, रेगुलर शेडो और लार्ज शेडो नज़र आ रहा है। तो इसको आप इस तरीके से सिंपली आप शेडो नन, शेडो SM, शेडो और शेडो LG की मदद से इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल है शेडो, इसमें इतनी ज़्यादा क्लासेस है ही नहीं है, बस ये 5-4 क्लासेस हैं, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे साइजिंग की। साइजिंग का मतलब है कि इजीली मेक एन एलिमेंट एज वाइड एज और एज टॉल एज विद योर विड्थ एंड हाइट। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट साइजेस हैं इनके अंदर, जैसे W25 है विड्थ 25%, W50 विड्थ 50%, 75%, 100% ऑटो है, तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर देता है उसको। सो P3 का मतलब है पैडिंग ऑन द 4th साइड 3 पिक्सल, मतलब 3 का मतलब होता है 1.5 रैम होगा। सो इस तरीके से हम इसको, ये देखिए हाइट 25 है, 25% हाइट 50%, हाइट 75%, हाइट 100%, हाइट ऑटो कर सकते हैं। सो यू कैन आल्सो यूज़ मैक्स विड्थ। तो इसमें हमारे पास MW है मैक्स विड्थ और MH है मैक्स हाइट। सो MH भी है हमारे पास और MW भी है। तो इसमें हमारे पास जो विड्थ है वो 25, 50, 75 और 100 है। मैं 5 लिख रहा था, जैसे मैंने यहाँ पर ये H5 लिखा था, तो ये H5 मतलब है इसमें क्लास नहीं है बल्कि H50 के नाम से है। सो 50% हाइट उसकी बना देता है। सो ये है हमारे पास साइजिंग डिफरेंट किस्म की। इसमें इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेल्फ एक्सप्लेनिंग है। फिर उसके बाद है स्पेसिंग, मतलब आप जो रो वाइज या उसकी क्लासेस को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, मार्जिन देना चाह रहे हैं, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट। सो T फॉर स्टैंड फॉर मार्जिन। अगर MT लिखते हैं तो मार्जिन टॉप, MB लिखते हैं तो मार्जिन बॉटम, PB लिखते हैं तो पैडिंग बॉटम, PT लिखते हैं तो पैडिंग टॉप, PL लिखते हैं तो पैडिंग लेफ्ट,
और एम एल लिखते हैं तो मार्जिन लेफ्ट, आर लिखते हैं तो राइट है, एक्स लिखते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे है, और सॉरी लेफ्ट और राइट दोनों हैं, और वाई एक्सिस है तो ये टॉप और बॉटम है। सो इस तरीके से आप इसको क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। फिर मार्जिन 0 है, मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, मार्जिन 2 है। सो वेयर द साइज इज 1, सो empty 0, empty dash 0, सो सेट टू 0। सो empty dash 1 है, empty dash 2 है, empty dash 3, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी, मैंने ऑलरेडी आपको यूज़ करके दिखाई है। इसके अलावा आप इनको ब्रेक पॉइंट्स पर भी यूज़ कर सकते हैं। सो PX का मतलब है पैडिंग लेफ्ट एंड राइट ऑन MD स्क्रीन साइज 5। सो ये इसको सिर्फ और सिर्फ पैडिंग देगा ऑन द MD और LG और XL। SM पर पैडिंग ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास है स्पेसिंग की यूटिलिटीज़। उसके बाद है स्ट्रेच्ड लिंक्ड। अब मेक एनी HTML एलिमेंट और बूटस्ट्रैप कंपोनेंट क्लिकेबल बाय स्ट्रेचिंग अ नेस्टेड लिंक वाया CSS। सो स्ट्रेच लिंक जो है वो क्या काम करता है कि यहाँ पर आपने एक कार्ड लगाया है, आप ये चाह रहे हैं कि इस सारे के सारे कार्ड पर मैं कहीं पर भी क्लिक करूँ तो वो लिंक ओपन हो जाए, तो इसके लिए आप स्ट्रेच्ड लिंक को यूज़ करते हैं। ये देखिए इसने ए लिंक जो है यहाँ पर यूज़ किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो आप गौर कीजिएगा कि हमारा जो ए लिंक है वो एंड पर ऐड है, लेकिन हम इस पूरे बॉक्स पर कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेच्ड लिंक। ये जो स्ट्रेच लिंक है ये थ्रू आउट, पहले हमें क्या करना पड़ता था, पहले हमें ए लिंक यहाँ पर लगाना पड़ता था, उसको क्लोज यहाँ पर करना पड़ता था, तो इसके बाद ही वो जो लिंक है वो तमाम बॉक्स पर अप्लाई होता था। अब यहाँ पर बूटस्ट्रैप 4 में हमारे पास स्ट्रेच्ड लिंक की एक क्लास मौजूद है, जिसकी मदद से हम पूरे उस बॉक्स को क्लिकेबल बना सकते हैं आसानी के साथ। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूटिलिटी है। अगर किसी PHP में क्लाइंट ये चाहता है कि वो इमेज यहाँ पर लगा हुआ है, टेक्स्ट कहीं पर भी वो क्लिक करे, ऐसे जैसे होवर करे और उसको क्लिक करे तो वो लिंक ओपन हो जाए, तो उसमें आप स्ट्रेच्ड जो लिंक की क्लास है वो कहीं पर भी यूज़ कर लें इस एक के टैग के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली उस पूरे कंटेंट पर अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर पूरे इस मीडिया पर अप्लाई है। यहाँ पर अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ये एक डिव, हाँ अब ठीक है, ये रो हमारी यहाँ पर है। सो यहाँ पर अगर मैं एक और रो लगा लेता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ, तो ये हमारा अगेन एक और लिंक बन जाएगा। ये सारे का सारा लिंक जो है वो क्लिकेबल हो जाएगा। सो स्ट्रेच लिंक का मकसद ये होता है। उसके बाद है टेक्स्ट की यूटिलिटीज़ हैं। हमारे पास बहुत सारी टेक्स्ट रिलेटेड यूटिलिटीज़ इसके अंदर मौजूद है। सो जैसे आप टेक्स्ट लेफ्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट राइट, टेक्स्ट जस्टिफाई। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनको डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स पर यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास बैजेस हैं डिफरेंट, जैसे बैज की प्रॉपर्टी है, बैज प्राइमरी, टेक्स्ट रैप कर सकते हैं, टेक्स्ट को नो रैप कर सकते हैं। मतलब रैप करेंगे तो वो खुद जो है वो रैप हो जाएगा जब जितनी भी आपने उसकी विड्थ दी हुई है। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट वर्ड ब्रेक्स की क्लास भी, टेक्स्ट ब्रेक है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ इसको पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल भी टेक्स्ट जो है वो ब्रेक नहीं हुआ। सो टेक्स्ट ब्रेक क्या करेगा यहाँ पर, सो वर्ड प्रिवेंट लॉन्ग स्ट्रिंग टेक्स्ट फ्रॉम ब्रेकिंग योर कंपोनेंट्स लेआउट बाय यूजिंग टेक्स्ट ब्रेक। ओवरफ्लो उसका रैप कर देगा। अब चूँकि यहाँ पर तो ओवरफ्लो मौजूद ही नहीं है, सो इसलिए यहाँ पर अगर मैं ऐड करता हूँ, इसको कट करता हूँ और यहाँ पर मैं एक रो बना लेता हूँ और कॉल MD-2 कर देता हूँ और इसके अंदर इसको मैं पेस्ट करता हूँ। सो अब हमें पता चलेगा कि टेक्स्ट जो है वो ब्रेक खुद ये देखिए ब्रेक। अब ये जो टेक्स्ट है ये बेसिकली एक ही बगैर स्पेसिस के है। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि इसमें अगर हम अब टेक्स्ट ब्रेक नहीं लगाते, देखिए तो ये एक ही वर्ड है, ये इसमें इवन हमने कॉल MD-2 दिया हुआ है, इवन देन ये गोइंग अहेड है, मतलब पूरी लेंथ ले रहा है क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है। सो इसीलिए अब हम यहाँ पर टेक्स्ट ब्रेक लगाकर इसको ब्रेक कर सकते हैं और इसको विद इन कंटेनर में रख सकते हैं। ये देखिए अब ये टेक्स्ट ब्रेक होकर
हमारे कंटेनर के अंदर जो है, जो हमने कॉल MD2 रखा है उसके अंदर सेट हो चुका है। तो ये है हमारे पास टेक्स्ट की डिफरेंट क्लासेस। टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज कर सकते हैं, उसका फॉन्ट वेट, बोल्ड, बोल्डर, नॉर्मल, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे हमारे पास यहाँ पर आप देख लीजिए रीसेट कलर है, टेक्स्ट डेकोरेशन दे सकते हैं। सो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली अगर हाइपर लिंक में कोई हमारे पास अंडरलाइन आ रही है तो वो ख़त्म हो जाएगी। सो इसी तरीके से हमारे पास फिर वर्टिकली अलाइनमेंट है और विजिबिलिटी है। सो वर्टिकल अलाइनमेंट में हम इजीली चेंज अ वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ इनलाइन ब्लॉक एंड इनलाइन टेबल एलिमेंट्स। तो ध्यान में रखिएगा, जो वर्टिकल अलाइनमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ इनलाइन एलिमेंट्स पर अप्लाई होती है, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स पर, इनलाइन टेबल पर और टेबल सेल एलिमेंट्स पर अप्लाई होती है। इसके अलावा ब्लॉक लेवल एलिमेंट पर वर्टिकल अलाइनमेंट अप्लाई नहीं होती। ये आपने जहन में रखना है। सो ये उसने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया। स्पैन जो है वो एक हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है। तो इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर और यहाँ मैं इसको कॉल MD8 कर देता हूँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि बेस लाइन जो है ये इधर है और ये टॉप पर है, ये मिडिल पर है, ये बॉटम पर है, ये टेक्स्ट टॉप है, ये टेक्स्ट बॉटम है। सो इस तरीके से हम इसको अलाइन कर सकते हैं यूजिंग वर्टिकल अलाइनमेंट ऑन इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन टेबल और टेबल सेल एलिमेंट्स पर। फिर अब हमारे पास जो लास्ट यूटिलिटी है वो है विजिबिलिटी। सो विजिबल क्लास लगाएंगे तो वो आइटम विजिबल होगा और इनविजिबल लगाएंगे तो वो आइटम हाइड हो जाएगा। सिंपल, उसकी विजिबिलिटी 0 हो जाएगी या विजिबिलिटी हिडन हो जाएगी। दैट इज़ अ सिंपल क्लास। मतलब आप कोई डायनामिक वेबसाइट बना रहे हैं, वहाँ पर आप विजिबल और इनविजिबल करना चाह रहे हैं डिपेंडिंग ऑन सर्टन सिचुएशंस, तो वो आप चेक लगाकर इस क्लास को अपनी मर्जी से विजिबल या इनविजिबल क्लास को ऐड कर सकते हैं उस एलिमेंट पर। जिस पर विजिबल करेंगे वो विजिबल होगी, जिस पर इनविजिबल करेंगे वो हाइड हो जाएगी। तो ये है हमारे पास विजिबिलिटी इन बूटस्ट्रैप 4 यूटिलिटी। तो दोस्तों ये था हमारे पास यूटिलिटीज़ क्लासेस, यूटिलिटीज़ हेल्पर क्लासेस और यूटिलिटीज़ इनसाइड बूटस्ट्रैप। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम कंपोनेंट्स पर बात करेंगे। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो यूटिलिटीज़ के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशंस दी हैं वो आपको समझ आई होंगी। और इसी वजह से आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सो गाइस, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।